हेलो बच्चों, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पढ़ाई विद डीसी में। आज का हमारा टॉपिक हम इकोनॉमिक्स के चैप्टर 2 को आगे कंटिन्यू करेंगे और नया टॉपिक होगा अपना कंपेयरिंग द टाइप्स ऑफ सेक्टर्स। ये कोई एक बड़ा टॉपिक नहीं है, पर छोटे छोटे अच्छे अच्छे टॉपिक से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो पहले जल्दी से अपने शुरू करते हैं आज का वीडियो और सबसे पहले आते हैं कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एंड इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज में क्या डिफरेंस है। ठीक है, बहुत ही इजी सा टॉपिक है, बड़ा सा इजी सा चैप्टर है। ठीक है, बस कुछ बातों को ध्यान रखना है और ये चैप्टर खास बात इसकी है कि बिल्कुल कनेक्टेड चलता रहेगा। हमने पिछले वीडियो में प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिशरी सेक्टर्स देखे थे। उन्हीं सेक्टर्स को आगे हम कनेक्ट करेंगे हमारी कंट्री की इकोनॉमी के साथ में, अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज के साथ में, और ये देखेंगे कि तीनों प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिशरी में से इंपॉर्टेंट ज्यादा कौन सा है। ठीक है, तो आज का पहला टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एंड इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, टॉपिक है टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो दो टाइप की गुड्स एंड सर्विसेज होती है। कितनी टाइप की? दो टाइप की। पहला है फाइनल, दूसरा है इंटरमीडिएट। ठीक है, इसे समझने के लिए बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है अपने पास ले सकते हैं अपन कि अपने पास क्या है? वीट, गेहूं। अपन ने कहां से उगाया गेहूं? प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्ट है। नेचुरल रिसोर्स को कन्वर्ट करा नेचुरल प्रोडक्ट में और मिला क्या? वीट या गेहूं। गेहूं से हमने क्या बनाया? फ्लावर, या बोलते हैं अपन आटा। ठीक है, गेहूं को पीस के बना हमारे पास फ्लावर या आटा। आटा का यूज करके हमने इंडस्ट्री में या फैक्ट्री में या घर उद्योग में, ठीक है, या घर पे जो बनाते हैं लोग उसे, घरेलू उद्योग में क्या बनाया? बिस्किट। ठीक है, हमारे पास में तीन प्रोडक्ट हैं यहां पर। पहला है वीट, जो कि प्राइमरी सेक्टर से आया है। ठीक है, प्राइमरी प्रोडक्ट है या नेचुरल प्रोडक्ट है। दूसरा है फ्लावर। फ्लोर कैसा हो सकता है? हमने यहां से मशीन में पीस सकते हैं, मशीन में ही पीसते हैं आटा, चक्की में। तो ये कैसा प्रोडक्ट है हमारा? इसे ही कहा जाता है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, या शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है मैंने IMP। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नहीं, इसका मतलब है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। जब इस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को हम फैक्ट्री में और मैन्युफैक्चर करेंगे, फर्दर प्रोसेस करेंगे और बना लेंगे क्या? बिस्किट। और इस बिस्किट बनाने में हमें और भी चीजें लगेगी, हो सकता है मैदा लगे, हो सकता है शुगर लगे, हो सकता है कैश्यू, आलमंड्स लग जाए। ठीक है, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट जो कंज्यूमर को मिलेगा या मार्केट में जो बेचा जाएगा वो क्या है? बिस्किट। इसीलिए इस बिस्किट को कहा जाता है फाइनल प्रोडक्ट या गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो बस इसे ही कंपेयर करना है। यही है आज का टॉपिक। आटे से वीट, गेहूं से आटा, आटे से बिस्किट। ठीक है, यही है आज का टॉपिक। तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज में पहला पॉइंट देखने को मिलता है कि दिस गुड्स एंड सर्विसेज आर डायरेक्टली यूज्ड बाय द कंज्यूमर्स। ठीक है, दिस आर डायरेक्टली यूज्ड बाय द कंज्यूमर्स। मतलब जैसे कि बिस्किट, हम दुकान से जाके क्या खरीदा? बिस्किट खरीदा। तो बिस्किट क्या है? फाइनल गुड्स, फाइनल प्रोडक्ट जो मार्केट से मिले, जो मार्केट से कंज्यूमर खरीदे, उसे क्या बोलते हैं? फाइनल गुड्स। दूसरा क्या है? इंटरमीडिएट, दे आर यूज्ड अप इन फर्दर प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग। ठीक है, यहां पर क्या है कि जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है यह मार्केट में ही नहीं बिकेगा, इसका यूज करके फाइनल प्रोडक्ट बनाया जाएगा। इसका क्या होगा? फर्दर प्रोसेसिंग या प्रोडक्शन। जैसा कि हमने एग्जांपल में देखा था आटा या फ्लावर। ठीक है, जिसको यूज करके हमने क्या बनाया? फाइनल प्रोडक्ट बनाया। तो जो बना वो है फाइनल प्रोडक्ट, जिसका यूज हुआ या जिसको प्रोसेस करा प्रोडक्शन के लिए वो क्या है? इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। जहां पर एग्जांपल क्या था? आटा या फ्लावर। नेक्स्ट, ये क्या है? दिस आर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। बिस्किट क्या है? पूरी तरीके से फिनिश प्रोडक्ट है, बस खाने की देर है। ठीक है, बस खाने की देर है, बस ये फिनिश्ड प्रोडक्ट है। जैसे कि चॉकलेट जो हम मार्केट से खरीदते हैं, क्या है? फिनिश्ड प्रोडक्ट, हम डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं। पर जो शायद कोको पाउडर है या मिल्क है, ये क्या है? अनफिनिश्ड प्रोडक्ट है। अभी इसका प्रोसेसिंग होगा फिर चॉकलेट बनेगी। तो जो मिल्क है, कोको पाउडर है, क्या है? इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, क्योंकि इनको यूज करके क्या बनाएंगे? चॉकलेट बनाएंगे।
चॉकलेट क्या है? फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो फाइनल प्रोडक्ट कैसे होते हैं या फाइनल गुड्स कैसे होते हैं? फिनिश्ड प्रोडक्ट होते हैं। इंटरमीडिएट कैसे होते हैं? अनफिनिश्ड। अभी काम करना और बचा है इनमें। ठीक है, तो ये है फिनिश्ड, ये है अनफिनिश्ड। नेक्स्ट क्या है? दे आर मेड यूजिंग इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल प्रोडक्ट को कैसे बनाते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स लो, अलग अलग शक्कर ली, कोको पाउडर ली, मिल्क ली, मैदा या आटा लिया, और कुछ हो सकता है ड्राई फ्रूट्स लिए, और क्या बनाई? मस्त सा बिस्किट बनाया या मस्त सा चॉकलेट बनाई। ठीक है, तो चॉकलेट क्या है? चॉकलेट बनी है किसका यूज करके? इंटरमीडिएट गुड्स का। ठीक है, इसीलिए बोल सकते हैं अपन ये फाइनल गुड्स आर मेड यूजिंग इंटरमीडिएट गुड्स। नेक्स्ट क्या है? दे आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स। सिंपल, घुमा फिरा के एक ही बात कर रहे हैं पूरे आंसर में। ठीक है, सिंपल सा टॉपिक है। फाइनल गुड्स या इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल। इंटरमीडिएट गुड्स कैसे यूज करते हैं अपन? रॉ मटेरियल की तरह। क्या बनाने के लिए? फाइनल गुड्स बनाने के लिए। सिंपल। ठीक है, तो बहुत ही इजी सा टॉपिक है। ये डायरेक्टली कंज्यूमर यूज करते हैं, इसे यूज नहीं करते कंज्यूमर डायरेक्टली। ये क्या है? फिनिश प्रोडक्ट है, ये अनफिनिश प्रोडक्ट है। इंटरमीडिएट गुड्स को यूज करके अपन क्या बनाएंगे? फाइनल गुड्स। और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होंगे? रॉ मटेरियल एज एक्ट करेंगे क्या बनाने में? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बनाने में। ठीक है, एग्जाम्पल क्या लिख सकते हो इसका? बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल लिख दो। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का एग्जाम्पल हो जाएगा क्या? व्हीट, फ्लावर, शुगर, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। ठीक है, यहां पे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? बिस्किट, चॉकलेट, क्या है? फाइनल गुड्स। ठीक है, इजी सा टॉपिक, और टाइप्स एंड गुड्स एंड सर्विसेज खत्म। ठीक है, अब इसका यूज क्या है? क्यों बताया गया है दोनों में डिफरेंस? ठीक है, याद रखना, इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज यूज हो जाएंगे और क्या मिलेगा? फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, इसका यूज क्या है ये मैं आपको बताने वाला हूं, और जब होगा टॉपिक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग। कंट्री की डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए एक चीज निकाली जाती है जिसका नाम है जीडीपी। ठीक है, क्या निकाली जाती है? जीडीपी। और यही है आपका नेक्स्ट टॉपिक। इसे बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या जीडीपी। क्या काम है इसका? किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट या प्रोग्रेस को मेजर करने के लिए या उसकी रैंकिंग तय करने के लिए कि कौन सी कंट्री कितनी अमीर है, कितना पैसा है उस कंट्री में, कितनी वैल्यू वो क्रिएट करती है, उसको मेजर करने के लिए एक चीज निकाली जाती है जिसका नाम है जीडीपी या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, होता क्या है जीडीपी? जीडीपी की डेफिनेशन सिंपल सी है, वैल्यू ऑफ क्या है? ये वैल्यू है, नंबर है, न्यूमेरिकल है। वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। किसकी वैल्यू है? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो अभी हमने गुड्स एंड सर्विसेज देखे, इंटरमीडिएट भी देखे, फाइनल भी देखे, लेकिन जब जीडीपी कैलकुलेट करेंगे तब हमें सिर्फ फाइनल गुड्स की वैल्यू लेना है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अभी हमने देखा था कि गेहूं था, आटा था और बिस्किट था, तो जब हम जीडीपी निकालेंगे तो सिर्फ बिस्किट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, आटे की नहीं करेंगे और ना ही गेहूं की करेंगे। सिंपल। ठीक है, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ऑल थ्री सेक्टर्स। कौन से तीन सेक्टर है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। Value of final goods and services produced from all the three sectors in a year. Value of final goods and services produced from all three sectors in a year is called GDP और Gross Domestic Product. ठीक है, जैसे ही हम एग्जाम्पल देखेंगे टॉपिक आ जाएगा समझ में। फॉर एग्जाम्पल, बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि प्राइमरी सेक्टर है देश का, मतलब एग्रीकल्चर, बी कीपिंग, माइनिंग वगैरह, और देश ने प्राइमरी सेक्टर में एक साल में कितनी वैल्यू जनरेट करी है? फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं अपन 10
लाख रुपए की वैल्यू जनरेट करी। ठीक है, मतलब एक साल के अंदर किसी देश ने प्राइमरी सेक्टर से 10 लाख रुपए का प्रोडक्ट या सर्विसेज प्रोडक्ट बनाया। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो सकता है, हनी हो सकता है, जो भी प्राइमरी सेक्टर के एग्जांपल है। 10 लाख रुपए की वैल्यू जनरेट करी देश ने प्राइमरी सेक्टर से। सिमिलरली सेकेंडरी सेक्टर से कितने रुपए की वैल्यू जनरेट करी? 15 लाख रुपए की वैल्यू जनरेट करी। सिमिलरली टेरिशरी सेक्टर से कितने रुपए की वैल्यू जनरेट करी? ठीक है, अपन फॉर एग्जांपल ले लेते हैं 20 लाख रुपए की वैल्यू जनरेट करी। तो इस देश का जीडीपी क्या होगा? आप कर दो इन तीनों को प्लस। यही तो है द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ऑल द थ्री सेक्टर्स इन अ कंट्री इन अ ईयर, और भी लिख लो आगे, इन अ कंट्री, इन अ ईयर, इन अ कंट्री इज कॉल्ड जीडीपी। ठीक है, तो तीनों सेक्टर की वैल्यू क्या थी एक साल की? यहां पे 10 लाख, यहां पे 15 लाख, यहां पे 20 लाख। तीनों को ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऐड कर दें 20 और 10 30, 45 लैक्स। ठीक है, दिस इज द जीडीपी ऑफ द कंट्री। करोड़ों रुपए की वैल्यू आती है, कई हजार करोड़ की वैल्यू आती है जीडीपी, क्योंकि ये तो मैंने एग्जांपल लिया है। प्राइमरी सेक्टर करोड़ों रुपए की वैल्यू जनरेट करता है, सेकेंडरी सेक्टर करोड़ों रुपए की वैल्यू जनरेट करता है, और टेरिशरी सेक्टर आजकल का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन, सबसे ज्यादा वैल्यू जनरेट करता है। ठीक है, तो तीनों को जब ऐड कर देंगे, एक साल के अंदर की वैल्यू को ऐड कर दो तो आपको क्या मिलेगा? जीडीपी। सिंपल। इसमें कितना पैसा, इसमें कितना पैसा, इसमें कितना पैसा, एक साल के अंदर तीनों को ऐड करा, मिल गया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ही क्यों, फाइनल ही क्यों, इंटरमीडिएट क्यों नहीं? ठीक है, तो छोटा सा एग्जांपल लेंगे, बहुत ही इजी समझ में आएगा। इस डेफिनेशन में इंटरमीडिएट क्यों नहीं लिखा है, या फाइनल लिखने की जरूरत ही क्या है? डायरेक्ट लिख देते हैं वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस फ्रॉम ऑल द सेक्टर इन अ ईयर इन अ कंट्री। ठीक है, फाइनल का यहां पर मतलब है बहुत ही इंपॉर्टेंट सा मतलब। ठीक है, हमारा पिछला वाला ही एग्जांपल ले लेते हैं हम, क्या? व्हीट, फ्लावर, और एंड में क्या बना था? बिस्किट। यही एग्जांपल लिया था हमने इंटरमीडिएट और फाइनल को समझने के लिए। फिर से यही एग्जांपल ले लो। फॉर एग्जांपल इसको सिंप्लीफाई करते हैं अपन कि एक आदमी ने क्या किया, 100 रुपए का व्हीट, कितने रुपए का? 100 रुपीज का, 100 रुपीज का व्हीट खरीदा। ठीक है, उगाया, खरीदा, उसकी खेत थी, जो भी। ठीक है, उसको आटे में बदला, जिसमें उसकी बिजली लगी, मशीन का खर्चा लगा, लेबर का वर्क लगा। सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ठीक है, लाखों रुपए का व्हीट खरीदा जाता है, लाखों रुपए का आटा होता है, और करोड़ों रुपए के बिस्किट बनते हैं। पार्ले जी हो गया, गुड डे हो गया, जो भी कंपनी हो जाए। ठीक है, हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि 100 रुपए का व्हीट खरीदा, बिजली का कॉस्ट लगा, उसे पीसा वीसा, आटा बनाया, लेबर कॉस्ट लगा, 110 रुपए का हो गया व्हीट। ठीक है, बिस्किट जब बना, इसमें क्या क्या लगा? शक्कर मिली, मैदा मिला, आटा मिला, ड्राई फ्रूट डाले, सब डाला। तो ये सिमिलरली बिस्किट कितने में बेचा जाएगा? 150 रुपए का हो गया कॉस्ट। बिस्किट का कॉस्ट बढ़ती जा रही है, लेबर कॉस्ट लग रहा है, मशीन कॉस्ट लग रहा है, बिजली का कॉस्ट लग रहा है, ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट लग रहा है, और वैल्यू ऐड करते जा रहे हो। फाइनली बिस्किट में आपको शक्कर भी मिलानी पड़ेगी, हो सकता है थोड़ा मिल्क भी मिलाना पड़े, पानी भी मिलाना पड़ेगा, लेबर कॉस्ट भी लग जाएगा, पैकेजिंग का कॉस्ट लग जाएगा। ये सब मिला के जो आटा 100 रुपए का था, जो फ्लावर 110 रुपए का हुआ, और फाइनली वो बिस्किट कितने का बना? 150 रुपए का। ठीक है, यहां पर वैल्यू बढ़ती गई। प्राइमरी प्रोडक्ट बना एग्रीकल्चर से, गया फ्लावर बना, मैन्युफैक्चर हुआ, फर्दर मैन्युफैक्चर हुआ, और फाइनली क्या बन गया? बिस्किट बन गया। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये बिस्किट में भी यही आटा यूज हुआ है, यही जो फ्लावर था इसमें भी यही आटा यूज हुआ। मतलब देखो, गेहूं था, गेहूं से ही आटा बना, आटे से ही क्या बना? बिस्किट बना। तो ये जो बिस्किट है, ये जो 150 रुपए हैं, इसमें तीनों की वैल्यू एडेड है ना। दिमाग चलाने की कोशिश करें, तीनों की वैल्यू एडेड है इस 150 रुपए में। आटे की वैल्यू जोड़ के ही तो 150 रुपए की कॉस्ट आई है। 150 रुपए की कॉस्ट कहां से आई? देखो, 100 रुपए का तो था गेहूं, उसमें 10 रुपए किसके लग गए? मैन्युफैक्चरिंग के, प्लस 40 रुपए यहां किसके लग गए? गैप देखें आप, गैप देखें,
₹100 की ओरिजिनल कॉस्ट थी, ₹10 यहां से बढ़े, ₹40 यहां से बढ़े, तब जाके टोटल वैल्यू आती है ₹150 की। ठीक है, तब जाके टोटल वैल्यू आती है ₹150 की। 100 प्लस 10 क्या है, +10, यहां पे क्या है +40। तो ये जो वैल्यू ऐड हो रही है, ये आप अगर आप यहां इसको भी जीडीपी में ले लोगे, इसको भी जीडीपी में भी ले लोगे, इसको भी जीडीपी में भी ले लोगे, तो ये जो ₹100 है यहां पे भी कैलकुलेट हो गए, यही ₹100 यहां पे भी कैलकुलेट हो गए, यही ₹100 यहां पे भी कैलकुलेट हो गए। तो ये तो जीडीपी गलत आ गया। आपने ₹100 जो गेहूं की कीमत थी 3 बार जोड़ ली, 3 बार जोड़ ली, तो ये तो गलत हो गया। इसलिए हमेशा जो चीज कंज्यूमर को बेची जाती है या जो फाइनल प्रोडक्ट होता है, उसी की वैल्यू ऐड की जाती है जीडीपी कैलकुलेट करते वक्त। ठीक है, अब आया, अब जली बत्ती। ठीक है, बत्ती जलाओ, बिल्कुल ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है। अगर हम तीनों को जोड़ लेंगे तो टोटल जीडीपी कितना हो जाएगा कंट्री का, 100, 110, 150, ऐड कर दो, ₹360 हो जाता जीडीपी। अगर तीनों को जोड़ लेते तो जीडीपी में जोड़ना है तीनों को, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। ठीक है, अगर तीनों को जोड़ते तो ₹360 जोड़ने पड़ते। मतलब क्या करा, जो ₹100 था वो यहां का भी सेम ही ₹100 यहां भी जुड़ गए, यहां भी जुड़ गए, यहां भी जुड़ गए। एडिशनल क्या हुआ था, +10 ही हुआ था। एडिशनल क्या हुआ था, +40 हुआ था। इसलिए ताकि एक ही प्रोडक्ट, इस गेहूं की कॉस्ट अलग अलग जगह 3 बार ना जुड़ जाए, इसलिए फाइनल गुड्स की वैल्यू को जीडीपी में जोड़ा जाता है। ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स की वैल्यू को जीडीपी में नहीं जोड़ा जाता, क्योंकि अगर जोड़ेंगे तो एक ही वैल्यू बार बार जोड़ दी जाएगी और वैल्यू जो रहेगी एक्चुअल जीडीपी से गलत आ जाएगी। ठीक है, इसलिए याद रखें कि जीडीपी की डेफिनेशन में ये फाइनल लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, सो जीडीपी इज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, वैल्यू ऑफ फाइनल। फाइनल लिखना भी ना भूलें और इंटरमीडिएट भी ना लिखें इसकी जगह। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इन अ ईयर इज कॉल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, जिसका जितना ज्यादा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा वो कंट्री उतनी ज्यादा डेवलप्ड मानी जाती है, स्पेशली इन इकोनॉमिक स्फीयर। ठीक है, डेवलपमेंट को मेजर करने के और भी तरीके होते हैं, एजुकेशनल, हेल्थ, अलग अलग। ठीक है, पर इकोनॉमिक तरीके से सबसे ज्यादा जिसका जीडीपी वो सबसे ज्यादा डेवलप्ड कंट्री होती है, ऐसा आमतौर पे देखा जाता है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। ठीक है, अब ये जीडीपी को कैलकुलेट कौन करता है, जीडीपी इज कैलकुलेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ऐसा बोल सकते हैं, या एनसीईआरटी में लिखा है कि जीडीपी इज कैलकुलेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। ठीक है, मतलब केंद्र सरकार का ही, केंद्र सरकार क्या करती है, कैलकुलेट्स जीडीपी। सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सिंपल। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी एक डिपार्टमेंट होता है जिसका नाम है स्टैटिस्टिकल, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, या बोल सकते हो नेशनल स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट, जो स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट करता है देश के। दिस एनएसओ, शॉर्ट में लिख सकते हैं एनएसओ। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एक डिपार्टमेंट होता है एनएसओ, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कोई डाउट यहां तक? बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। ठीक है, तो जीडीपी हो गया, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज हो गया। ठीक है, मैंने बोला आपको छोटे छोटे से अलग अलग बिखरे बिखरे से टॉपिक है, इधर से बटोरो उधर से बटोरो, सब जगह से बटोर के एक चैप्टर नंबर 2 का बूफे सजाया गया है एनसीईआरटी के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट जीडीपी के बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि तीनों सेक्टर में से सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है कि टर्शरी है। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है कि टर्शरी है कि सेकेंडरी है। ठीक है, तो जनरली यह बात मानी जाती है कि टर्शरी सेक्टर इज इंटरमीडिएट, बोल सकते हो आप, बीच में एक्ट करता है किसके,
टर्शरी सेक्टर acts as intermediate between primary sector and secondary sector. ठीक है, and tertiary sector is also most important between them. ठीक है, टर्शरी सेक्टर क्या करता है, इंटरमीडिएट। फॉर एग्जांपल आपने क्या करा, गेहूं उगाया, सिंपल एग्रीकल्चर का एग्जांपल लेते हैं, चाहे एग्जाम्पल थोड़ा माइनिंग का एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा एग्रीकल्चर से चेंज होते हैं। माइनिंग आपने क्या करा, माइनिंग करी, मिनरल्स निकाले, ढेर सारा गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, मिनरल्स निकाले। अब क्या होगा, ये मिनरल्स को आपको यूजेबल बनाना पड़ेगा, इसके अंदर ढेर सारी इंप्यूरिटीज है, कचरा है, उसको मोल्ड करोगे अपने यूजेबल आइटम में बनाने के लिए। इसको क्या ले जाना पड़ेगा, माइनिंग के साइड से ले जाना पड़ेगा किसी फैक्ट्री में। ठीक है, फैक्ट्री में वो साफ होगी इंप्यूरिटीज, तो वहां पे ले जाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, अच्छे रोड की जरूरत पड़ेगी, अच्छी गाड़ियां, अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, तो माइनिंग जो कि एक प्राइमरी एक्टिविटी है, जब तक उसको ट्रांसपोर्ट की मदद नहीं मिलेगी, जब तक उसको वेयर हाउसेस, उन मिनरल्स को स्टोर करके रखना पड़ेगा वेयर हाउसेस में, वेयर हाउसेस की मदद नहीं मिलेगी। इलेक्ट्रिसिटी, माइनिंग की मशीन चलेगी कैसे, बिजली से चलेगी। इलेक्ट्रिकल सर्विसेज अच्छी प्रोवाइड नहीं होगी। ठीक है, ये सामान जब जाएगा फैक्ट्री में, फिर इसकी इंप्यूरिटीज हटेगी, इसका कचरा हटाया जाएगा, इसे प्रॉपर शेप दिया जाएगा, इसे मेल्ट किया जाएगा, इसे ट्रांसपोर्टेबल आइटम्स में बनाया जाएगा, तब जाकर वो माइन किए हुए मिनरल से आप कोई फाइनल प्रोडक्ट या यूजेबल आइटम बना सकते हो। जैसे हो सकता है आपका दरवाजा, आपका ताला, आपके वायर्स, कॉपर वायर्स जिससे बिजली कंडक्ट होती है, पंखे। ठीक है, ये सब मिनरल्स या मेटल से ही बनता है, और ये मेटल माइनिंग से निकलते हैं। तो जब आप माइनिंग तो करोगे, पर बिना टर्शियरी सेक्टर की मदद के माइनिंग हो सकती है कि आज की तारीख में? इन टूडेज वर्ल्ड प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स आर डिपेंडेंट ऑन टर्शियरी सेक्टर। फैक्ट्री नहीं चलेगी अगर बिजली नहीं आएगी, फैक्ट्री नहीं चलेगी अगर कम्युनिकेशन, टेलीफोन, इंटरनेट वो बराबर नहीं चलेगा, क्योंकि आजकल कंप्यूटराइज्ड है, डिजिटल सिस्टम्स हैं। ठीक है, वेयर हाउसेस नहीं होंगे तो भी कोई काम का नहीं, स्टोर कहां करोगे इतने सारे मिनरल्स। ठीक है, तो माइनिंग प्राइमरी सेक्टर को मदद चाहिए टर्शियरी सेक्टर की, और फैक्ट्री को चलाने के लिए मतलब सेकेंडरी सेक्टर को भी मदद किसकी चाहिए, टर्शियरी सेक्टर की। वाटर लगेगा, ढेर सारा वाटर सर्विसेज चाहिए, इलेक्ट्रिकल सर्विसेज चाहिए, कम्युनिकेशन सर्विसेज चाहिए, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज चाहिए, सॉफ्टवेयर सर्विसेज लगेगी। पूरी इतनी बड़ी फैक्ट्री को चलाने के लिए अलग अलग कंप्यूटर सिस्टम लगाए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मॉडर्न वर्ल्ड इतना कॉम्प्लेक्स है, तो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर बिना टर्शियरी सेक्टर के आज की तारीख में काम नहीं करते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं क्या, कि टर्शियरी सेक्टर एज अ इंटरमीडिएट बीच में एक्ट करता है। प्राइमरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर दोनों के बीच में एक्ट करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है, क्योंकि बिना इसके ना ये सरवाइव कर सकता है, ना ये सरवाइव कर सकता है। ठीक है, देयर सर्वाइवल इज नॉट पॉसिबल विदाउट द हेल्प ऑफ टर्शियरी सेक्टर। सरवाइव कर सकते हैं, पर मॉडर्न वर्ल्ड में आप कंपीट नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये समझ ले पहले तो कि टर्शियरी सेक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर इन टुडेज टाइम, प्रेजेंट मॉडर्न डे वर्ल्ड, इन 21st सेंचुरी की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ गया। तो अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक उठाते हैं, क्या, ट्रेंड्स। ट्रेंड्स, सेक्टर के ट्रेंड क्या हैं, ट्रेंड्स इन प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। कैसे इवॉल्व हुए हैं तीनों के तीनों सेक्टर, ये अब देखना है कैसे इवॉल्व हुए हैं। ठीक है, तो अब ज्यादा मुझे समझाने की जरूरत नहीं, आप इमेजिन करें कि आज से शायद 500 साल पहले, 1000 साल पहले, या 2000 साल पहले, 1500 साल पहले, 2500 साल पहले, 3000 साल पहले कोई फैक्ट्री तो थी नहीं, कोई इंडस्ट्री तो थी नहीं, कोई ज्यादा टर्शियरी सेक्टर था। टर्शियरी सेक्टर ऑलवेज सर्विसेज हमेशा सबको लगती है, पर सेकेंडरी सेक्टर बहुत ज्यादा नहीं था।
थे अभी तो लोग घर से ही उद्योग किया करते थे, घर से हाथ से बने हुए प्रोडक्ट, हैंडमेड प्रोडक्ट्स यूज किया करते थे। इतना ज्यादा फैलाव नहीं था सेकेंडरी सेक्टर का और टर्शियरी सेक्टर का, दोनों का, क्योंकि टर्शियरी सेक्टर बड़ा कब से, टेक्नोलॉजी आने के बाद से, इंटरनेट, कम्युनिकेशन, स्पेस टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी ये आने के बाद से। ये तो पहले था नहीं। आज से 500 साल पहले, 1000 साल पहले दुनिया एक ही सेक्टर पे डिपेंडेंट ज्यादा थी, या ज्यादातर एक ही सेक्टर का रोल होता था, वो था प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर पूरे में लिख देता हूं मैं, प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर का ही रोल होता था, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसी की होती थी, और जीवन जीना इतना बहुत आसान हुआ करता था। आजकल लोगों को टेंशन होती है कि यार जॉब लेना है, सोसाइटी क्या सोचेगी, ब्रांडेड कपड़े पहनना है, 4 व्हीलर खरीदना है, 2 व्हीलर खरीदना है, घर बनाना है, ये करना है, वो करना है, बच्चों को अच्छे स्कूल में जाना है, ले जाना है, बड़ा टीवी चाहिए, घर में एसी चाहिए, ठीक है, सिक्योरिटी अच्छी होना चाहिए, सीसीटीवी कैमरे लगाओ, अच्छी सोसाइटी में रहना है। इन सब झंझटों में उलझ गया है। ठीक है, पहले पॉपुलेशन बहुत कम थी दुनिया की, देश की, सब जगह की, और दूसरा जीवन जीना इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। सबको पता था भैया जीवन जीने के लिए पानी की जरूरत है, सांस लेने की जरूरत है। एक बड़ा ही फेमस डायलॉग है कि क्या है, जिंदा रहने के लिए किस चीज की जरूरत है, बस सांस लेते रहो। ठीक है, तो सांस लेने की जरूरत थी, पानी की जरूरत थी, और खाने की जरूरत थी। तो पॉपुलेशन इतनी कम थी, सांस तो अभी भी हम फ्री में ही ले रहे हैं, तब भी फ्री में ही लेते थे। पानी, जब लोग नदियों के पास जाते थे, कोई वाटर सिस्टम, कोई नल नहीं आता था, कोई पाइपिंग सिस्टम नहीं, नदी के पास जाओ, पानी भर के ले आओ, मस्त नदी में ही नहा लो, कोई टेंशन नहीं पानी का। और मेजर आपको रिक्वायरमेंट होती थी फूड की, तो फूड आता था प्राइमरी सेक्टर से, एग्रीकल्चर से। ठीक है, कहां से आता था, एग्रीकल्चर से। तो एग्रीकल्चर या प्राइमरी सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता था, या सबसे ज्यादा पैसा जनरेट करता था एंशिएंट टाइम में, आज से 500-400 साल पहले, और भी 200 साल पहले भी बोल सकते हो आप। सबसे ज्यादा जो पैसा जनरेट करता था वो था प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, पर इंडस्ट्रीज लगने के बाद, इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के बाद, लंदन में पहली फैक्ट्री डलती है, फिर धीरे धीरे पूरी दुनिया में सब जगह फैक्ट्री डलने लगती है, तो दुनिया में आया परिवर्तन। ठीक है, अब क्या हो रहा है, प्राइमरी सेक्टर अभी भी उतना इंपॉर्टेंट है, पर क्या हो रहा है, प्राइमरी के जो प्रोडक्ट हैं, प्राइमरी प्रोडक्ट जो है, नेचुरल प्रोडक्ट जो निकल रहे हैं खेती से, माइनिंग से, इन्हें आप कहां ले जा रहे हो, फैक्ट्री में ले जा रहे हो, उन्हें मैन्युफैक्चर कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, उनका फॉर्म चेंज कर रहे हो, और फैक्ट्री में उनका शेप साइज चेंज करके और ज्यादा अट्रैक्टिव बना के, और ज्यादा यूजेबल बना के, उसे ज्यादा दामों पे मार्केट में बेच रहे हो। फॉर एग्जांपल, आपने क्या उगाया खेत में, कॉटन को लेकर गए फैक्ट्री में, उस पे आपने क्या करा, धागा बनाया, यान बनाया, उसे स्टिच करा, फैक्ट्री में गया, डाई हुआ, कलर चढ़ा, डिजाइन लगी, और मस्त सा एक शर्ट बन के आया। अब कॉटन तो शायद था 10 रुपए का, शर्ट बिकेगा 1000 रुपए का। ठीक है, तो कॉस्ट बढ़ गई। सेकेंडरी सेक्टर ने क्या करा, जब से फैक्ट्रीज डली दुनिया में, इंडस्ट्रीज डली, ठीक है, तब से सेकेंडरी प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा बिकने लग गए। सेकेंडरी सेक्टर, दुनिया कॉम्प्लेक्स हो गई। ठीक है, अब लोगों को कार चाहिए, लोगों को अच्छे अच्छे घर चाहिए, ब्रांडेड कपड़े चाहिए, ठीक है, चॉकलेट्स चाहिए जो फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर्ड होती है। तो सेकेंडरी सेक्टर की वैल्यू बढ़ने लगी। देखो ट्रेंड कैसा चल रहा है, लाइन से चलेगा। पहले टाइम पे क्या, किसकी वैल्यू ज्यादा होती थी, प्राइमरी सेक्टर की। फिर आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, या और भी पहले से बोल सकते हैं अपन, 1800 1900 के आसपास प्राइमरी सेक्टर को चैलेंज करने लग गया था। सेकेंडरी सेक्टर टॉप पे नहीं आया था, पर चैलेंज करने लग गया था। फिर आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपने देखा कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ने बूम ले लिया। ये क्या है, फैक्ट्री प्रोडक्शन, फैक्ट्रीज में। ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ने और ज्यादा बूम ले लिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जब दुनिया डेमोक्रेटाइज हो गई, या डेमोक्रेसी आ गई मोस्ट जगह पर, तो सेकेंडरी सेक्टर की ताकत बढ़ी, और सेकेंडरी सेक्टर से खूब सारा पैसा जनरेट होता था। जीडीपी में शुरू में कंट्रीब्यूशन किसका होता था ज्यादा, प्राइमरी का। अब किसका होने लगा, सेकेंडरी का। पर फिर से परिवर्तन आया समय में। समय हमेशा चेंज होता रहता, टाइम ऑलवेज चेंजेस। अगर आपको बदलना है तो बदल जाओ, वरना टाइम आपको खत्म कर देगा, डिस्ट्रक्ट कर देगा आपको। फिर आया दौर किसका, टर्शियरी सेक्टर का। टर्शियरी सेक्टर का समय आ गया। यहां पर क्या प्रोवाइड करती है, सर्विसेज। टर्शियरी सेक्टर में क्या जुड़ गया, मेनली सॉफ्टवेयर जुड़ गया, इंटरनेट जुड़ गया, कम्युनिकेशन जुड़ गया, ठीक है, और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी और इंप्रूव हो गई। बेहतरीन रोड, ट्रक्स, एरोप्लेन्स,
बड़ी बड़ी शिप्स, रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स, रेफ्रिजरेटेड शिप्स, ये सब जुड़ गया। ठीक है, तो टर्शियरी सेक्टर की वैल्यू आज के टाइम पे दोनों सेक्टर को पीछे छोड़ चुकी है। ठीक है, तो ट्रेंड कैसा रहा है सेक्टर में? पहले प्राइमरी सेक्टर इंपॉर्टेंट था, फिर सेकेंडरी सेक्टर हुआ, अब कौन हो गया इंपॉर्टेंट? टर्शियरी सेक्टर। सो आज की तारीख में टर्शियरी सेक्टर इज द मैक्सिमम कंट्रीब्यूटर टुवर्ड्स जीडीपी। मैक्स कंट्रीब्यूशन, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कोई सेक्टर जीडीपी में करता है तो वो है टर्शियरी सेक्टर। ठीक है, टर्शियरी सेक्टर। दुनिया बदली, समय बदला, सेक्टर्स की इंपॉर्टेंस भी बदली। ठीक है, सबसे अच्छा एग्जांपल है, समय के साथ बदलिए अपने आप को। ठीक है, अगर आप चेंज नहीं होंगे दुनिया तो चेंज होगी, और जो चेंज नहीं हुआ है उसको समय ने क्या करा है? बर्बाद कर दिया है। तो यही है आपका ट्रेंड्स इन सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर टू सेकेंडरी सेक्टर टू टर्शियरी सेक्टर और सर्विसेज। आज की तारीख में सर्विस प्रोवाइडर्स, जैसे कंपनी आप देख लो, गूगल सर्विस प्रोवाइड करता है, यूट्यूब सर्विस प्रोवाइडर है, नेटफ्लिक्स सर्विस प्रोवाइडर है, जितनी भी सर्विस प्रोवाइडर, माइक्रोसॉफ्ट सर्विस प्रोवाइडर है, जितनी भी बड़ी बड़ी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है उनकी वैल्यू बिलियन डॉलर्स में है, बिलियन डॉलर्स, ट्रिलियन डॉलर्स की वैल्यू है उन कंपनी की। तो सोचो कितना कंट्रीब्यूशन करती होगी जीडीपी में, और सब कौन सेक्टर में आती है? टर्शियरी सेक्टर में आती है। ठीक है, तो सेक्टर्स की इंपॉर्टेंस ऐसे बदली है विथ टाइम, विथ टाइम, क्योंकि टाइम के साथ दुनिया बदली, दुनिया पॉपुलेशन चेंज हुई, कॉम्प्लेक्स हो गया सोसाइटी, और आज की तारीख में डेवलपमेंट यहां तक पहुंच गया है कि आप टर्शियरी सेक्टर इज द मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग सेक्टर। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं, है ना। एक टॉपिक बच गया है जिसे है, जो है अनएम्प्लॉयमेंट, इस चैप्टर से अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो एक छोटा सा लेक्चर बना लेंगे उसके ऊपर, उसे खत्म कर देंगे। ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए। इकोनॉमिक्स का आज चैप्टर खत्म हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। हम ये वीडियो आज संडे को ही शाम को, आज संडे के दिन शूट कर रहे हैं हम, तो संडे को ही शाम को मिल जाएगा आपको, या मोस्ट प्रोबेबली मंडे को मिल जाएगा। ठीक है, और एक छोटा सा 5-10 मिनट का वीडियो बना लेंगे अनएम्प्लॉयमेंट पे, और ये चैप्टर खत्म। ठीक है, इसके बाद हम नए चैप्टर के साथ आएंगे आपके साथ। साथ ही साथ आपके लिए हमने कुछ नया इस बार ट्राई किया है, आपके लिए केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट से कुछ वीडियो डाले हैं। जल्दी आपके साथ में कुछ नए केमिकल एक्सपेरिमेंट्स या केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट्स भी आएंगे, फिजिक्स के भी एक्सपेरिमेंट आपके लिए आएंगे। ठीक है, तो आप बने रहिए, बस हमें सपोर्ट करते रहिए। पढ़ाई विद डीसी को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी आप हमें सजेशन देना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में प्लीज अपना कमेंट भेजिए, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू।